हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आरएम क्लासेस। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो बिफोर स्टार्टिंग दिस लॉ हम समझते हैं कि कैप्लस, इससे पहले हमने कैप्लस लॉज पढ़ी हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप अपने सर्च बॉक्स में जाके कैप्लस लॉ आरएम क्लासेस अगर आप सर्च में डालते हैं तो आपको वीडियोज मिल जाएंगे। तो कैप्लस लॉज वर बेस्ड ऑन रेगुलर ऑब्जर्वेशंस, लेकिन कैप्लर ये नहीं बता पाए कि प्लैनेट्स क्यों ये लॉ ओबे करते हैं। हम अब आगे पढ़ेंगे कि कैप्लर्स लॉज ने न्यूटन्स की थ्योरी ऑफ ग्रेविटेशन को फॉर्मुलेट होने में कैसे हेल्प किया। फॉर्मुलेट मीन्स फॉर्मूला ड्राइव करने में कैसे हेल्प किया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इफ देर आर टू ऑब्जेक्ट्स, दिस इज ऑब्जेक्ट 1, दिस इज ऑब्जेक्ट 2 और इनके मासेस हैं m1 एंड m2। इनके बीच का डिस्टेंस, या हम सेंटर से डिस्टेंस ले रहे हैं, इसके आगे हम सेंटर ऑफ मास भी पढ़ेंगे कि व्हाट इज सेंटर ऑफ मास। इफ द डिस्टेंस बिटवीन टू मासेस आर स्मॉल आर, तो इनके बीच में जो ग्रेविटेशनल पुल ये फील करते हैं, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो ये फील करते हैं टुवर्ड्स ईच अदर, उनका मास और इनके बीच के डिस्टेंस से क्या रिलेशन होता है, तो वो हमको फॉर्मुलेट करना है। तो दिस फोर्स जो ये दोनों मास एक्सर्ट कर रहे हैं एक दूसरे पे, दिस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ बोथ द मासेस, राइट? एंड दिस फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। इसको आगे जाके इनवर्स स्क्वायर लॉ की फॉर्म में और कैप्लर्स के थर्ड लॉ से रिलेट करके हम इसका डेरिवेशन करने वाले हैं, ये फॉर्मूला ड्राइव करने के बाद। तो अगर हम इन दोनों एक्सप्रेशंस को कंबाइन करते हैं तो यू विल गेट दिस एक्सप्रेशन प्रोडक्ट ऑफ मास डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। अब हम ये प्रोपोर्शनैलिटी साइन जब रिमूव करेंगे तो हमको एक नया टर्म मिलेगा, कैपिटल G, m1 m2 divided by r square. Now this, what is this capital G? This capital G is universal gravitational constant. This capital G is universal gravitational constant. राइट? अब यहाँ पे हम देखते हैं कि मासेस एंड आपके डिस्टेंस के रिलेशन का अफेक्ट, क्योंकि ये जो फोर्स है ये रिलेट कर रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मासेस के। तो अगर आप मासेस को डबल कर देते, वन ऑफ द मास को अगर आप डबल करते हैं तो फोर्स भी डबल हो जाएगा। सेम विद द रिलेशन ऑफ डिस्टेंस। अगर आप ये डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स, अगर इसको आप डबल करते हैं तो ये एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, ये जो फोर्स है ये फोर्स डिक्रीज हो जाएगा बाय द फैक्टर ऑफ 4। इट विल डिक्रीज बाय द फैक्टर ऑफ 4। आप यहां पे लिख भी सकते हो कि दिस F decreases by the factor of 4। तो ये आपके न्यूमेरिकल्स में भी हेल्प करता है। देन दिस इज द फॉर्मूला, ये फॉर्मूला है, ये वाला हमको ध्यान में रखना है। नाउ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। तो व्हाट इज G, SI यूनिट ऑफ G, वैल्यू ऑफ G, ये सब हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पे SI यूनिट देखते हैं इसका। SI यूनिट, तो SI यूनिट हम कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट?
दिस इज द फॉर्मूला F इज इक्वल टू G m1 m2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। तो G इज इक्वल टू क्या होगा, G इज इक्वल टू होगा फोर्स दिस मास 1 एंड मास 2। सो विद द हेल्प ऑफ दिस इसका SI यूनिट पता लग सकता है हमको। फोर्स का SI यूनिट होता है न्यूटन, डिस्टेंस लेंथ में है तो इसका SI यूनिट हो गया मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 मास इंटू 1 मास, केजी इंटू केजी, केजी स्क्वायर। तो G का SI यूनिट होगा, G का SI यूनिट होगा न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी टू द पावर -2। सो दिस इज द SI यूनिट। आगे बढ़ते हैं, वैल्यू ऑफ G। तो वैल्यू ऑफ G पे आते हैं हम। G का वैल्यू आप लर्न कर लीजिए। G का वैल्यू होता है 6.67 इंटू 10⁻⁻11। अब आप देख रहे हैं ये वैल्यू बहुत कम है और आगे थोड़ा सा डिस्कस करेंगे हम इसको। 6.67 इंटू 10⁻11 एंड SI यूनिट अभी हमने ऊपर ड्राइव किया है न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी टू द पावर -2। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ G। अब ये जो G का वैल्यू है इसके बारे में देखते हैं थोड़ा सा। अब आप देखिए कि अगर हम सपोज मानते हैं कि इफ वी हैव टू ऑब्जेक्ट्स, ये ऑब्जेक्ट है, इसका मास है 1 kg और इस ऑब्जेक्ट का मास भी है 1 kg और इनके बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज 1 मीटर। फिर G और F के बीच में क्या रिलेशन होगा, तो वी नो द फॉर्मूला इज दिस, F इज इक्वल टू G m1 m2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। तो F इज इक्वल टू कैपिटल G, m1 और m2 कितना है, m1 मास है 1 kg, तो यहां पे हो जाएगा 1 kg डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। डिस्टेंस है 1 मीटर, 1 का स्क्वायर, तो कैंसिल हो जाएगा, 1 1 है। तो ये जो एक्सप्रेशन मिलेगा फॉर दीज मासेस एंड दिस डिस्टेंस, वी विल गेट द वैल्यू ऑफ दिस। उस केस में जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो G विच इज यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट उसके इक्वल होगा। तो उसके इक्वल होगा तो कितना होगा यहाँ पे F, ग्रेविटेशनल पुल, ये 1 kg एक दूसरे पे कितना एक्सपीरियंस कर रहे हैं, कितना एक्सपीरियंस हो रहा है इनको, इतना 10⁻11 मीन्स बहुत स्मॉल वैल्यू है, इसलिए विजिबल नहीं होती है। दिस इज द रीजन कि दो ऑब्जेक्ट हैं, दो बॉडीज हैं। सपोज आप हैं यहाँ पे बैठे, आपका फ्रेंड यहाँ पे बैठा है, सपोज अब इस फॉर्मूला से देख लेंगे हम, ये आपका मास है सपोज 50 और 60 kg इंटू ये आपके फ्रेंड का मास है मैक्सिमम कितना होगा 70 kg। तो आप 70 kg की अगर आप दोनों, तो 70 इंटू 70। अब और डिस्टेंस आपके बीच में कितना है, मैक्सिमम कितना डिस्टेंस हो सकता है, कोई भी आप डिस्टेंस ले लीजिए, 500 मीटर, 50 मीटर, 10 मीटर। तो ये वाला जो वैल्यू है इसको जब आप कैपिटल G मीन्स 10⁻11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑटोमेटिक F का वैल्यू बहुत कम आ जाता है। सो दिस इज द रीजन कि आप और आपके फ्रेंड, आप दोनों ही एक दूसरे पे फोर्स एक्सर्ट कर रहे हो, अट्रैक्शन वाला फोर्स एक्सर्ट कर रहे हो, लेकिन वो फील नहीं होता। क्यों नहीं फील होता, बिकॉज ऑफ दिस कैपिटल G। तो कैपिटल G के बारे में एक और इंटरेस्टिंग कुछ चीजें हैं कि जब न्यूटन ने ड्राइव किया ये फॉर्मूला, तो ड्यूरिंग डेरिवेशन ऑफ दिस फार्मूला कैपिटल G का वैल्यू नहीं मालूम था न्यूटन को। मींस अराउंड 100 इयर्स के बाद कैपिटल G का वैल्यू पता चला। आप साइंटिस्ट का नाम लिख सकते हैं, हेनरी कैवेंडिश। तो G का वैल्यू यहां पे लिख लीजिए, G का वैल्यू जो ये ड्राइव किया है, वैल्यू ड्राइव किया, ये एक्सपेरिमेंट भी है, ये भी आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। हेनरी कैवेंडिश, हेनरी कैवेंडिश, ठीक है, उन्होंने G का वैल्यू ड्राइव किया था और बहुत टाइम बाद, अराउंड 100 इयर्स के बाद G का वैल्यू ड्राइव हुआ। तो ये जो पार्ट है ये फॉर्मुलेट होता है आपका थ्योरी ऑफ ग्रेविटेशन, ये जो फॉर्मूला ऑफ ग्रेविटेशन है वो। इसके बाद
एक छोटा सा टॉपिक है, वो ले लेते हैं हम, सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास, तो क्या है सेंटर ऑफ मास, वो देखते हैं। देखिए, किसी ऑब्जेक्ट, स्पेशली हमने यहाँ पे फार्मूला ड्राइव करने के लिए इससे पहले हमने कैसा ऑब्जेक्ट लिया, हमने सर्कुलर लिया, स्फेयर लिया। हम अर्थ की बात कर रहे हैं या हम सन मून की बात कर रहे हैं, अदर सेलेस्टियल बॉडीज की बात करते हैं, तो हम स्फेयर लेते हैं। तो अगर सेंटर ऑफ मास मुझे आपको एक्सप्लेन करना है, तो हम ऐसे समझ सकते हैं इसको कि इफ दिस इज एन ऑब्जेक्ट, कैसा ऑब्जेक्ट है ये, इस ऑब्जेक्ट में जो मास है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। जैसे एक बॉल होती है, उसमें इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है मास। तो अगर ऐसा कोई ऑब्जेक्ट है तो उसका ज्योमेट्रिक सेंटर क्या होगा, ये होगा। ये मालूम है आपको कि स्फीयर में ज्योमेट्रिकल सेंटर इसका क्या होगा, ये होगा। तो नंबर 1 जो जियोमेट्रिकल सेंटर है वो यही है। नंबर 2, इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी, मतलब अगर इसको ग्रेविटेशनल पुल मिलता है, इसको ग्रेविटी डाउनवर्ड जब ये फॉल होता है, तो ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होगी इसकी, ये होगी सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऐसे ऑब्जेक्ट की भी वही होती है, सेम होती है। और सेंटर ऑफ मास, जिस टॉपिक के अंदर हम इसको पढ़ रहे हैं, सेंटर ऑफ मास भी इसका ये ही होगा। हमेशा नहीं होता है ये कि किसी ऑब्जेक्ट में ये तीनों चीजें एक ही पोजीशन में हो, ऐसा जरूरी नहीं है। लेकिन अगर हम एक स्फीयर लेते हैं, कैसा स्फीयर, जिसमें मास इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, कैसा स्फीयर है, ये स्फीयर है, इसमें मास इज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड। इन दैट केस ओनली जो सेंटर ऑफ मास है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, एंड ज्योमेट्रिकल सेंटर है, वो सेम पोजीशन में रहता है। अब आप कहेंगे कि सेंटर ऑफ मास क्या होता है, तो मैं आपको मैं बताती हूँ पेन की हेल्प से। एक सेकेंड। जैसे ये पेन है सपोज, तो इस पेन को अगर आप यहां से बैलेंस करने का ट्राई करेंगे, ये बैलेंस नहीं होगा। अगर आप इसको यहां से बैलेंस करने का ट्राई करें, अभी भी नहीं हो रहा, देखो ड्रॉप हो जा रहा है। अगर हम इसको यहां से बैलेंस करने का ट्राई करेंगे तो यस, ये बैलेंस हो रहा है, मतलब इसका सेंटर ऑफ मास यहां पे है। ठीक है। और अगर मैं इसमें कैप लगा देती हूं, तब देखिए इसका सेंटर ऑफ मास शिफ्ट हो जाएगा। मैं कैप लगा रही हूं, कैप का मतलब कि हम क्या कर रहे हैं, मास का डिस्ट्रीब्यूशन अनइवन कर रहे हैं। अभी इस केस में मास का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, अनइवन है। तो मुझे क्या करना पड़ रहा है इसकी बैलेंसिंग के लिए, इसका सेंटर ऑफ मास यहां पे है, इसका सेंटर ऑफ मास यहां पे है, सेंटर में नहीं है, मीन ज्योमेट्रिकल सेंटर पे नहीं है। तो मास के अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन और इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन से सेंटर ऑफ मास को चेंज कर सकते हैं। सेंटर ऑफ मास एक कौन सा पॉइंट होता है, वो पॉइंट होता है जहां पे वो ऐसा बिहेव कर रहा होता है कि उसका सारा मास यहां पे कॉन्सेंट्रेटेड है, तो ये बैलेंस करता है इस पॉइंट पे, दैट इज द सेंटर ऑफ मास। तो आई थिंक सेंटर ऑफ मास क्लियर हुआ होगा। अब इसके बाद आता है इनवर्स लॉ, जो है आपका न्यूटन, जब हम रिलेशन देख रहे थे दो ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस, कितना जो फोर्स आपका ग्रेविटेशन फोर्स है वो क्या रिलेशन सेट करता है, तो वो जो रिलेशन सेट करता है वो हमने पढ़ा कि वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है टू द डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स। तो अभी न्यूटन ने ये एज्यूम क्यों किया कि ये इनवर्स स्क्वायर लॉ है, एक यहां पे क्वेश्चन भी बनता है। व्हाई डिड न्यूटन एज्यूम F is inversely proportional to distance between टू ऑब्जेक्ट। और ये जो एजम्पशन है ये विद द हेल्प ऑफ केपलर्स थर्ड लॉ ड्राइव किया है, उसका डेरिवेशन अभी हम करेंगे इसके बाद। he was means Newton was helped by
कैपलर्स थर्ड लॉ। तो ये रिलेशन के लिए न्यूटन का थर्ड लॉ ने हेल्प किया। कैसे हेल्प किया उसको पढ़ते हैं हम अभी। तो स्टार्ट करते हैं हम कि अगर एक ऑब्जेक्ट, इफ दिस इज द ऑब्जेक्ट मीन्स दिस इज अर्थ ले लेते हैं हम, दिस इज अर्थ। तो अर्थ जब ऑर्बिट करती है, कोई अगर ऑब्जेक्ट की सर्कुलर पाथ में अगर मोशन करता है, सपोज दिस इज द ऑर्बिट, तो वो कैसे मोशन करेगा? वो हमेशा तब मोशन करेगा जब वो सेंटर में किसी ऑब्जेक्ट से एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, मतलब सेंट्रिपिटल फोर्स कहते हैं इसको, सेंटर सीकिंग फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा हो। ठीक है, एक फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा हो टुवर्ड सेंटर, तो ये मोशन करता है। और ये जो मोशन रहता है इसका स्पीड कैसे रहता है? कांस्टेंट रहता है। कैसे मोशन कर रहा है ये? कांस्टेंट स्पीड। वेलोसिटी की बात नहीं कर रही मैं, स्पीड की बात कर रहे हैं। वेलोसिटी तो चेंज होता रहेगा ना हर डायरेक्शन में। देखो यहां से इसका डायरेक्शन इधर है, यहाँ पे आएगा ऑब्जेक्ट तो डायरेक्शन इधर हो जाएगा, यहाँ पे आएगा तो डायरेक्शन इधर हो जाएगा, यहाँ पे आएगा तो डायरेक्शन इधर हो जाएगा। वेलोसिटी चेंज होगा लेकिन इसका स्पीड कांस्टेंट स्पीड है। F जो है, F इज सेंट्रिपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स। F इज सेंट्रिपिटल फोर्स। तो ये ऑब्जेक्ट इसको सराउंड कर रहा है और ये जो डिस्टेंस इनके बीच में, दिस इज R। तो अब सेंट्रिपिटल फोर्स की जब हम बात करते हैं तो ये बॉडी किस वैल्यू के साथ एक्सेलरेट हो रही है, हम उसकी भी बात करेंगे, बिकॉज फोर्स और एक्सेलरेशन भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं एक दूसरे के। तो किस वैल्यू के साथ एक्सेलरेट हो रही है बॉडी एक्सेलरेट हो रही है यहाँ पे v² डिवाइडेड बाई R। ये भी हम फॉर्मूला यहाँ पे ड्राइव नहीं करेंगे कि क्या रिलेशन है, ये भी आप 11th में पढ़ेंगे। तो जो एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन बॉडी का हो रहा है इस रिलेशन के साथ, v² डिवाइडेड बाई R। नाउ वी नो द F और मास और एक्सेलरेशन का रिलेशन। ठीक है, ये रिलेशन होता है। यहाँ पे हम एक ही वैल्यू पुट करेंगे तो जो एक्सप्रेशन हमको मिलेगा, ये एक्सप्रेशन हमको मिलेगा। इसको आप इक्वेशन 1 बना लीजिए। चलिए, ये एक्सप्रेशन मिल गया। और v जो है हमारा, व्हाट इज v? ठीक है, स्पीड क्या है? स्पीड है डिस्टेंस। अब इस केस में डिस्टेंस क्या है? पूरा पैरामीटर, पूरा पैरामीटर। अब क्योंकि सर्कल है तो हम सर्कमफेरेंस लेंगे, पूरा जितना भी ये डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है वो है। और टाइम इसमें क्या है? टाइम है 1 रेवोल्यूशन। ये यहां से स्टार्ट हुआ, यहां से स्टार्ट हुआ, यहां पे एंड हो गया। तो 1 रेवोल्यूशन टाइम है, जिसको कि हम कैपिटल T से डिनोट करते हैं। और जो डिस्टेंस कवर कर रहा है प्लेनेट, दैट इज 2πr। ठीक है, सर्कमफेरेंस है ये, मुझे अलग से लिखने की जरूरत तो नहीं है। तो ये सर्कमफेरेंस है। तो दिस इज द रिलेशन। v का एक्सप्रेशन ये है इसमें। Now, what we will do, we will substitute value of v into equation, ये वाली equation 1 में अगर हम value of v substitute करते हैं तो we will get this expression हमको मिलेगा, f is equal to m v²। अब ये इसका स्क्वायर हो जाएगा, 2πr डिवाइडेड बाई t का स्क्वायर डिवाइडेड बाई f इज इक्वल टू दिस डिवाइडेड बाई r। ठीक है, यहां ये एक्सप्रेशन ले रहे हैं ना हम, f इज इक्वल टू m a का वैल्यू था v² डिवाइडेड बाई r, v का वैल्यू है 2πr डिवाइडेड बाई t, तो v² हो जाएगा 2πr डिवाइडेड बाई t का स्क्वायर। और ये r जो रेडियस था, ये एक्सप्रेशन यहां पे आ जाएगा। राइट, इसके बाद बस आपने इसको मैनेज करना है कि कैसे इसको कैलकुलेट करना है। सिंपल।
तो ये जो एक्सप्रेशन है, ये एक्सप्रेशन हमको मिलेगा, मैं यहीं पे लिख रही हूँ, आप इसको प्रॉपर करिएगा। ये एक्सप्रेशन हमको मिल जाएगा m 4 पाई स्क्वायर r स्क्वायर डिवाइडेड बाई t स्क्वायर डिवाइडेड बाई r। तो ये हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पे मैं इधर ही कैंसिल कर दे रही हूँ, इसको और इसको कैंसिल कर दिया, तो जो एक्सप्रेशन हमको मिलने वाला है यहाँ पे वो मिलेगा f इज इक्वल टू m 4 पाई स्क्वायर, और ये था इधर डिवाइडेड बाई 4 पाई स्क्वायर, r बचेगा इधर r और t का स्क्वायर। तो ये एक्सप्रेशन हमको मिला है, और इसको प्रॉपरली लिख लेते हैं। हम इसको लिख सकते हैं 4 पाई स्क्वायर m, और ये है r डिवाइडेड बाई t का स्क्वायर। अब हम ये इस एक्सप्रेशन को कैप्लर्स लॉ से मैच करने के लिए हम क्या करेंगे कि डिवाइड एंड मल्टीप्लाई करेंगे r स्क्वायर से। सो ये वाला जो पार्ट है यहाँ पे मैं प्रॉपरली लिख लेती हूँ। f इज इक्वल टू, हमको मिला एक्सप्रेशन ये r डिवाइडेड बाई t का क्यूब, ठीक है। तो बाई मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग कर सकते हैं हम ऐसा, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देंगे, डिवाइडिंग मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाई आर स्क्वायर। तो ये एक्सप्रेशन मिलेगा हमको ऐसे, f इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर m r डिवाइडेड बाई टी स्क्वायर। अब हम इसको मल्टीप्लाई भी कर रहे हैं और इसको डिवाइड भी कर रहे हैं r से, तो ये मिल जाएगा हमको 4 पाई स्क्वायर m, ये हो जाएगा r क्यूब डिवाइडेड बाई टी स्क्वायर, और ये आर स्क्वायर हम इधर ले आते हैं क्योंकि उधर डिस्टर्ब करेगा ये। तो ये एक्सप्रेशन हमको मिल गया। अब आपको याद होगा कि जब हम कैप्लर्स थर्ड लॉ की बात करते हैं तो थर्ड लॉ में जो रिलेशन था दैट वाज दिस, टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर क्यूब इज इक्वल टू के, कांस्टेंट होता था। इसका मतलब आर क्यूब डिवाइडेड बाई टी स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 1 बाई के। तो यहाँ पे हमारे पास वही है, टी क्यूब डिवाइडेड बाई टी स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 1 बाई के। तो ये एक्सप्रेशन वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे, तो द वैल्यू वी विल गेट इज f इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर m डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, और ये जो एक्सप्रेशन ये हो जाएगा 1 बाई के। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि सारे एक्सप्रेशन में देखो, जो ऑब्जेक्ट हम अंडर ऑब्जर्वेशन है वो उसका मास भी कांस्टेंट है, पाई का वैल्यू कांस्टेंट होता है, 4 कांस्टेंट होता है, एंड दिस के इज आल्सो कांस्टेंट। तो मीन्स ये पूरा एक्सप्रेशन अगर हम ऐसे लिखते हैं 4 पाई स्क्वायर m डिवाइडेड बाई के, और आर स्क्वायर को इधर ले आते हैं 1 बाई आर स्क्वायर, तो ये पूरा एक्सप्रेशन एक कांस्टेंट है। इस पूरे एक्सप्रेशन को हम कांस्टेंट लिख सकते हैं, k 1 डिवाइडेड बाई आर, ये रिलेशन लिख सकते हैं। और अगर हम इक्वेट करने का, इक्वल का साइन अगर हटाते हैं तो ये प्रोपोर्शनल आपका कांस्टेंट भी हट जाएगा। तो इस एक्सप्रेशन को हम लिख सकते हैं कि यस, f इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई आर स्क्वायर। तो ये विद द हेल्प ऑफ कैप्लर्स लॉ ये रिलेशन मिला, जिसको कि इनवर्स स्क्वायर लॉ भी कहते हैं। लिख लेंगे यहाँ पे इनवर्स स्क्वायर, ठीक है, लॉ। तो आज का जो टॉपिक है हम यहाँ पे कंप्लीट करते हैं। थैंक यू।